आज की हमारी टॉपिक वाइज क्लास में आज का जो टॉपिक हम करने वाले ये है आपका ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा से संबंधित आपकी कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में दो पूछा जाता है, कभी कभी तो यहाँ से जो है 3 क्वेश्चन तक जो है पूछ ले जाते हैं। तो आपको अच्छे से करना है। केवल आपके एग्जाम की दृष्टि से आपका जो इम्पोर्टेंट आपका इसमें पॉइंट आ सकता है वही यहाँ पर आप जो है नोट करने वाले इसके अंदर चलिएगा इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका यहाँ पे सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में बाकी हमारा जो ये आपका जो अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक था उसके अंदर हमने कर लिया था। बाकी देखिएगा इससे रिलेटेड आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार कौन है, तो ये है आपका इसमें सूर्य है। सूर्य क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार। ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त हो सकती है केवल और केवल एक स्रोत है, ये है आपका सूर्य। ठीक है, बाकी ये देखिएगा जो सूर्य से प्राप्त होती है हमें सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग करती है, देखिएगा या उपयोग होता है। बाकी देखिएगा क्योंकि ये प्रदूषण नहीं होता, जो सूर्य की ऊर्जा होती है इससे क्या प्रदूषण है, कुछ भी प्रदूषण इससे नहीं होता है। ठीक है, बाकी देखिएगा सूर्य के अंदर क्या क्या होता है, आपका एक हाइड्रोजन होता है, एक आपका हीलियम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी देखिएगा जो हाइड्रोजन होता है इसको जो है भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। और सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है ये किस पे आधारित है, ये नाभ के संलयन पर आधारित है। और यहाँ पे नाभ के संलयन से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि आपका जो कि ये नियंत्रित है या आपका अनियंत्रित है। भाई सूर्य से प्राप्त हो रही तो ये कैसी आपकी होगी, ये आपकी अनियंत्रित होगी। इसके अलावा देखिएगा अगर हाइड्रोजन को जलाते हैं तो उससे क्या प्राप्त होगा, उससे हो जाएगा आपका जल प्राप्त होगा। ठीक है, तो जल उससे मिलता है। बाकी देखिएगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा, आपको कुछ ऑप्शन दे जाएगा, पूछेगा एक हाइड्रोजन भी उसमें ऑप्शन होगा। तो सबसे कम प्रदूषण कौन करेगा या ना के बराबर या कौन प्रदूषण नहीं करेगा, तो ये आपका हाइड्रोजन आपका, याद रखिएगा इसको भी। बाकी भविष्य का ईंधन कौन है, आपका हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए इसके बारे में हो गया। बाकी आगे देख लेते हैं जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन देखिएगा आपने सुना होगा, ये जो कोयला है, पेट्रोल है, ये जीवाश्म ईंधन जो है आपके, यानी कि आपका पेड़ पौधे जो है वो दब गए थे, गल गए थे, सड़ गए थे, उनसे मिलता है। तो उससे जो प्राप्त होते हैं ईंधन वही आपके जीवाश्म ईंधन है। जैसे आपका कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है, ये याद रखिएगा इसको भी। या आपका जल गैस है, ये भी आपका जीवाश्म ईंधन है। ये कैसी गैस उत्पन्न करते हैं, विषैली गैस उत्पन्न करते हैं। और ये वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, आपके जीवाश्म ईंधन। क्योंकि अगर आप इनको जलाओगे, कोयले को, पेट्रोल को, तो क्या होगा, प्रदूषण करेगी बिल्कुल। इसके अलावा देखिएगा ऊर्जा संकट आपसे पूछ लेगा कि ऊर्जा संकट क्या है। देखिएगा इनके समाप्त होने का खतरा, कोयला आप निकालते जाओगे, पेट्रोल आप खत्म करते जाओगे, निकालोगे, तो क्या होगा, एक दिन तो खत्म होगा ना ये। तो इसके समाप्त होने का जो खतरा है वही आपका जो है ऊर्जा संकट है, याद रखिएगा। बाकी आपका देखिएगा जो सौर ऊर्जा है क्या वो खत्म हो सकती है, वो आपकी खत्म नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा जो संग्रहगार है आपका वो क्या है, सूर्य है या सौर ऊर्जा है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं आपका हाइड्रोकार्बन के अणुभार का क्रम। तो सबसे ज़्यादा जो अणुभार है वो किसका, आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सबसे ज़्यादा है आपका मेथेन का, उसके बाद एथेन का है, उसके बाद आपका प्रोपेन का, फिर आपका ब्यूटेन का है। तो मैंने इसको लिख दिया मैप भी, यानी कि एम से मेथेन, ए से एथेन, प्रोपेन और आपका ब्यूटेन। 95% खाना बनाने में ये प्रयोग होता है मेथेन का। और मेथेन देखिएगा, मेथेन को जो है मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस। और मेथेन देखिएगा आपके जो दलदली स्थान होते हैं वहाँ पे ये जो है उत्पन्न हो जाती है। बाकी देखिएगा जो धान का खेत होता है वहाँ पे भी उत्पन्न होती है ये। इसके अलावा आपकी जो कोयले की खान है, कोयले की खान होती है वहाँ पे भी उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा। और वायुमंडल में जो है सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में आपका कौन है, मेथेन है। ठीक है, और मेथेन को तो ना गोबर गैस भी कहते हैं ना, गोबर गैस। तो गोबर जो होता है उसको भी जो है उससे भी तैयार कर ली जाती है मेथेन। चलिए बाकी इसके बारे में आपका एलपीजी, सीएनजी, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिएगा एलपीजी आपका, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या ये जो है आपका लिक्विड
लिक्विड आपका जो है इसको हम द्रव भी कह सकते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस है ये आपकी। इसमें इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा बीपीई, सबसे ज़्यादा मिलेगा ब्यूटेन, फिर आपका प्रोपेन, फिर आपका इथेन। इसके अलावा देखिएगा जो एलपीजी सिलेंडर है उसका नेट वेट कितना होता है, तो नेट वेट कितना होगा, ये आपका 14.2 kg हो जाएगा। बाकी देखिएगा एलपीजी सिलेंडर अगर आपका किचन में रखा और उसमें जो है बदबू जो आती है कि लीकेज हो रहा है, उसका कैसे पता चलता है, तो उसकी बदबू से पता चलता है। और वो जो बदबू होती है आपकी, गंध होती है, वो क्या होता है, एक मर कैप्टन पदार्थ होता है। ये किसके अंदर मिला दिया जाता है, आपका एलपीजी के अंदर, उससे ही पता चलता है इसका। बाकी देखिएगा जो सिगरेट लाइटर होता है जलाते हैं, तो उसके अंदर भी ये होती है आपकी एलपीजी, है ना, याद रखिएगा इसको भी। बाकी अभी एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, यूपी टेट की परीक्षा में, तो उसमें 4 ऑप्शन जो थे उसमें से बताना था कि इनमें से कौन सा गलत है। तो उसमें दिया था कि यह क्या एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल स्वच्छ ईंधन है ये आपका। उसमें दिया था फिर आपका नीली लौ के साथ जलता है, बिल्कुल आपका ये नीली लौ के साथ भी जलता है। उसमें बताया था आपका ब्यूटेन होता है, और एक बताया था उसके अंदर की आपका मेथेन होता है। क्या होता है भाई, आपका मेथेन। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मेथेन इसके अंदर आपका नहीं मिलता, इसके अंदर तो बीपी, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन मिलता है। चलिए हो गया इसमें। बाकी सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा इसमें। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, मेथेन मिलेगा और आपका इथेन मिलेगा। सीएनजी के अंदर मिलता है मेथेन। बाकी देखिएगा ओपी सड, ओपीसीडी, ओ से आपकी जो ऑक्टेन संख्या है ये पेट्रोलियम से संबंधित है, C10 संख्या ये डीजल से संबंधित है। ठीक है, तो आपका ये भी अच्छे से हो गया इसमें। इसके बाद ऊर्जा से संबंधित और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेना। एक क्या होगी, नवीकरणीय ऊर्जा होगी, दूसरी क्या होगी, अनवीकरणीय ऊर्जा होगी। या हमारी जो अनवीकरणीय ऊर्जा है, ए का मतलब क्या होता है एक आपका, ठीक है, जो ए होता है ये आपका एक तरीके से निगेटिव के बारे में जो है ये प्रयोग होता है। जैसे एक कह दो सम्मान है, दूसरा कह दो अपमान है, तो ए किसके लिए प्रयोग होता है, आपका निगेटिव वर्ड होता है आपका ए इसमें। जैसे कि आपका अनवीकरणीय हो गया, तो वही क्या होगा इसमें, प्रदूषणकारी होगा, प्रदूषणकारी होगा। या आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका परंपरागत होगा। कैसा होगा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत होगा। जो प्रदूषण करेंगे वही आपके परंपरागत होंगे। पैसे प्रदूषण, पैसे आपका परंपरागत स्रोत या प्रदूषणकारी, ये ऐसे को कहेंगे हम अनवीकरणीय। बाकी क्या हो जाएगा, सब इसका अपोजिट हो जाएगा। नवीकरणीय या आपका रिन्यूएबल या आपका अप्रदूषणकारी। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सीधा सीधा पता लग रहा है कि अप्रदूषण का मतलब क्या है, यानी कि ये प्रदूषण नहीं करते। चलिएगा देख लेते इसमें क्या क्या इसमें स्रोत है इनके। देखिएगा जैसे आपकी जल विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, और देखिएगा सूर्य की ऊर्जा कहाँ पे देखिएगा ज़्यादा देखने को मिलती होगी, आपकी लद्दाख में मिलती होगी, जम्मू में मिलती होगी, आपकी राजस्थान में मिलती होगी। भाई सूर्य कड़ाके का कहाँ से निकलता है, आपका चमकता होगा राजस्थान के अंदर। तो देखिएगा अभी कर्नाटक पहले स्थान पर था, लेकिन अभी जो हाल ही में आपका जो है ये राजस्थान प्रथम स्थान पे हो गया सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे में आपका गुजरात हो गया, रात में आपका जो है ये सौर ऊर्जा का जो है प्रयोग करता है। बाकी आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि आपका 100% सौर ऊर्जा संचालित राज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दीव। कौन सा होगा, दीव होगा। दीव से तो पता चल रहा है, दीव क्या है, दिया है एक तरीके से। और दिया कैसे जलता है, आपका सूर्य की तरह ही तो जलता है वो, याद रखिएगा इसको भी। बाकी आपका पवन ऊर्जा, पवन चक्की आपने सुनी होगी। जो पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है, ये हो जाएगा तमिलनाडु। और देश की बात करें तो ये हो जाएगा आपका इसमें प्रथम पे आपका हो जाएगा चीन हो जाएगा, पवन न, और आपका लास्ट में मिलेगा आपका चीन। चीन में भी आपका लास्ट में न है। दूसरे स्थान पे अमेरिका है। बाकी जो तीसरा स्थान है वो आपका भारत का है पवन ऊर्जा उत्पादन में। सॉरी, आपका चौथा हो जाएगा, तीसरे पे है जर्मनी। कौन सा हो जाएगा, तीसरे पे जर्मनी, और चौथे पे हो जाएगा इसमें आपका भारत। याद रखिएगा इसको भी। बाकी देखिएगा ये ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ठीक है। ये आपकी जो बायोमास ऊर्जा है, ये सभी आपकी कैसी है, आपकी रिन्यूएबल है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा ये जो बायोडीजल ऊर्जा है ये कैसी है, आपकी प्रदूषणकारी है या आपका अप्रदूषणकारी है। तो ये भी आपकी अप्रदूषणकारी, प्रदूषण इनसे नहीं होता। बाकी देखिएगा आपसे पूछ लेगा कि आपकी जो बायोडीजल ऊर्जा है इसमें आपका
क्या क्या आएगा, सूरजमुखी, जेट रेफा और आपका रतन जोत। ये आपसे पूछ ले जाएगा, आपके उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, बायोडीजल ऊर्जा के उदाहरण सूरजमुखी, जेट रेफा और आपका रतन जोत। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है अनवीकरणीय देख लेते हैं, नॉन रिन्यूएबल आपका इसमें, या प्रदूषणकारी या परंपरागत। ये कौन सा हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, प्राकृतिक गैस में क्या आ जाएगा आपका, मीथेन आ जाएगा, इसमें परमाणु ईंधन है। ये सब क्या करेंगे, ये क्या होगा आपका, इसमें प्रदूषण करते हैं ना ये, बिल्कुल। चलिए, तो आपका जैसे पेट्रोल है, इसको कहते हैं द्रव सोना, सोना है ना इसमें। बाकी देखिएगा कोयले के जो आपके कितने प्रकार हैं, ये कोयले के आपके 3 प्रकार हैं। एक हो जाएगा सबसे पहले, सबसे टॉप का एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट होगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आपका बिटुमिनस। तीसरे नंबर का हो जाएगा इसमें आपका लिग्नाइट। और आपका चौथे नंबर का या निम्न क्वालिटी का हो जाएगा ये आपका इसमें पीट। ये जो एंथ्रासाइट है सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है इसमें, और ये आपका जम्मू कश्मीर में जो है मिलता है। बाकी बिटुमिनस जो है सामान्यतः भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला कोयला है। लिग्नाइट, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। बाकी ये जो पीट है ये पिटा हुआ कोयला है, ये आपका निम्न क्वालिटी का कोयला है। बाकी अगर आपसे पूछा है कि कोयला जो है किस सेल का उदाहरण है, तो कोयला हो जाएगा अवसादी सेल या आपका परतदार सेल का उदाहरण। ठीक है, चलिए बाकी आपसे ये पूछा जाएगा अलग अलग आपका एंथ्रासाइट किस सेल का उदाहरण होगा, बिटुमिनस किसका होगा, लिग्नाइट किसका होगा। ये आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास है, आपका ज्योग्राफी का जो टॉपिक होगा सेल, उसमें आपको देखने को मिलेगा विस्तार से। चलिए बाय बाय, अच्छे से और इनको जो है नोट करते रहिएगा। बाकी देखिएगा आप जो है जितनी भी आपकी टॉपिक वाइज क्लास है आप उसको अच्छे से नहीं देख रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा उसको। अगर देखिएगा इतनी अच्छी क्लास को आप ही नहीं देखोगे तो फिर उसका बनाने का फ़ायदा क्या होगा।